नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे एक एक करके। इसी के साथ बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख का दौरा किया है सेना चीफ नरवणे ने। जी आपको बताएंगे कि लद्दाख को लेकर किस तरीके से तनाव कम होता दिख नहीं रहा है चीन के बीच। इस बीच अगली बड़ी खबर, ईरान ने इसराइल को दी धमकी, कहा इसराइल एक ट्यूटर है जिसे ट्यूमर है, इसराइल एक ट्यूमर है जिसे हटाना बेहद जरूरी है। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्यों तनाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहे हैं, जहां पर मालदीव ने नाकाम की पाकिस्तान की चाल, इस्लामोफोबिया के आरोप पर दिया भारत का साथ। जी आपको बताएंगे कि इस्लामिक मुस्लिम देश मालदीव ने किस तरीके से भारत का समर्थन किया, सब कुछ खबरें करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका में चीन पर बड़ी कार्रवाई, 33 कंपनियों को यूएस ने किया ब्लैक लिस्टेड। जी इसके बारे में भी बताएंगे एक एक करके जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। इस बीच राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया था जिस पर भड़क गई हैं मायावती ने बताया है नौटंकी। जी सब कुछ देश दुनिया राज्य दर राज्य आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी इस देश से कोरोना को भी हराएंगे और इस देश से अपने बॉर्डर को भी सुरक्षित करने में सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 1,26,000 को हुआ पार। जी हाँ, आज 15-14 मामले सामने। अगर हम बात करें तो दिल्ली में 591 मामले सामने, जबकि राजस्थान में 163 मामले अब तक आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में आज 47 मामले आए, जबकि बिहार में 97 मामले अभी आ चुके हैं। कर्नाटक में आज 196 मामले आए, जबकि ओडिशा में भी आज 80 मामले आ चुके हैं अब तक। असम में भी 60 मामले आ जाए, जबकि लद्दाख में 1 मामले सामने है। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि LAC पर चीन के तनाव के बीच सेना प्रमुख नरवणे ने किया लद्दाख का दौरा। लद्दाख में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, भारत चीनी सैनिकों के बीच का वार्ता रहा विफल। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय लेह का दौरा किया। संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए समीक्षा की गई है। इसके साथ ही दिल्ली वो उसके बाद लौट आए हैं। आपको बता दें कि ये भारत दौरा उस वक्त की बात किया गया जब चीन के उस आरोप पर खारिज करने के बाद आया जिसमें बीजिंग ने आरोप लगाया था कि सीमा पर भारतीय सैनिकों ने तनाव की शुरुआत की है और लद्दाख और सिक्किम सेक्टरों में LAC को पार किया है। इसके साथ ही चीन ने आरोप लगाया था कि चीनी सेना को भारतीय सीमा पर गश्त लगाने में बाधा डाली गई है। तो इस तरीके की बातें आई थी। आपको बता दें कि लद्दाख में तनाव कम होते दिख नहीं रहा। पहले तो कई चैनलों से भारत और चीन सिक्किम के बीच वार्ता की बात की गई, लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आई कि भारत चीन सैनिकों के बीच जो वार्ता होनी थी वो विफल हो चुकी है। और आपको बता दें कि लद्दाख में पूरी तरीके से ड्रैगन इस समय हम बता दें कि बड़े बड़े बंकर बना रहे हैं और बड़े हथियारों को तैनाती कर रहा है। ऐसे में कुछ न कुछ चीन के दिमाग में चल रहा है और इसी को लेकर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और वहाँ पर भारतीय सेना की भी मुस्तैदी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मालदीव ने नाकाम किया पाकिस्तान की चाल, इस्लामोफोबिया के आरोप पर दिया करारा जवाब। जी हाँ, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में इस्लामोफोबिया को फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के आरोप को मालदीव, जो कि भी एक मुस्लिम देश है, उसने दो टूक जवाब दिया। मालदीव ने कहा कि सोशल मीडिया पर चंद लोग जो हरकतें या बयानबाजी करते हैं उनसे 130 करोड़ भारतीयों की राय नहीं समझा जा सकता है। मालदीव के साथ में ये भी कहा है कि इस्लामोफोबिया को लेकर OIC को दक्षिणी एशिया के किसी एक देश पर निशाना नहीं साधना चाहिए। आपको बता दें कि OIC के राजदूतों की आयोजित बैठक में दक्षिण एशिया में इस्लामोफोबिया बढ़ने के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। बैठक के दौरान पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने प्रस्ताव रखा था। भारत की सक्रिय रूप से इस्लामोफोबिया के एजेंडा को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरीके की बात भारत को लेकर घेरने की तो कोशिश की गई, लेकिन मालदीव ने इस पे कड़ी फटकार लगाई और ने स्पष्ट इसको पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि मालदीव एक मुस्लिम देश है और OIC का सदस्य, मुस्लिम संगठन का सदस्य है, जिसमें भारत के खिलाफ ये मामला उठाया गया था। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हो या फिर CAA, अब मालदीव अच्छी तरीके से पता है कि भारत मुसलमानों के खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठा रहा, बल्कि वो अपनी बॉर्डर को सुरक्षित, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए अभी तक एक बार भी मालदीव ने इस तरीके की बातें नहीं की हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, कोरोना संकट में भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संभाला WHO बोर्ड के चेयरमैन का पद। पूरी दुनिया को दिलाया भरोसा कि कोरोना से हम जल्द मुक्त होंगे। जी हाँ,
आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन पद चुन लिए गए। जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह ले लिए हैं। हर्षवर्धन कुर्सी पर बैठते हुए पूरी दुनिया को उन्होंने स्पष्ट आगाह किया है कि कोरोना से हम मिलकर लड़ेंगे और चाहे गरीब हो या फिर अमीर देश हो, हर देश के साथ WHO का पूरा समर्थन होगा और इसके निपटने के लिए अस्थायी रूप से कोरोना को खत्म करने के लिए WHO प्रतिबद्ध है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ईरान ने कहा इजराइल एक ट्यूमर है जिसे हटाना बेहद जरूरी है। नेतन्याहू ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने इजराइल को एक ट्यूमर बता दिया। उन्होंने कहा कि जिसे हटाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने फ़लस्तीन को ईरान से हथियार भेजने की भी समर्थन किया है। दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल ने ईरान के इस बयान की कड़ी आलोचना की। इजराइल का विरोध शिया बहुल ईरान में एक बड़ा मुद्दा है। इजराइल के साथ अमन का विरोध करने वाले फ़लस्तीनी और लेबनान के सशस्त्र गुटों के ईरान का समर्थन हासिल रहा है। ईरान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है और उनका कहना है कि इसको एक ट्यूमर है, इसे हटाना बेहद ज़रूरी है। जिसके बाद इजराइल के नेतन्याहू के इस खास करके खामनेई के इस बयान पर नेतन्याहू ने भी करारा जवाब दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये एक ऐसा देश है जो पूरे खाड़ी देशों को बर्बाद कर सकता है, इसलिए हमसे टकराने से पहले एक बार सोच लेना। अब चाहे कुछ भी हो, ट्यूमर हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन चलता तो रहेगा इसी तरीके से। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इस पर नाराजगी जताई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में एक बार फिर से ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। 33 कंपनियों को यूएस ने किया ब्लैकलिस्टेड। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमण को लेकर चीन पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। चीनी स्टॉक मार्केट से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को वापस लेने के बाद अब अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, जो कथित रूप से चीनी सेना के साथ जुड़े हैं। ट्रंप लगातार आरोप लगा रहे थे कि कोरोना वायरस ने न सिर्फ वुहान के लैब में पैदा हुआ बल्कि चीन ने जानबूझकर इसे दुनिया में फैलाया है। और इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जून में हो सकता है कोरोना विस्फोट। ट्रूनॉन मशीनें एक दिन में करेंगी 15,000 सैंपल्स की जांच। जी हाँ, कोरोना टेस्ट के मामले में अब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कोरोना टेस्ट की पेंडेंसी और डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में ट्रूनॉट मशीनों से सैंपल जांच शुरू होने जा रही है। इसमें एक दिन में 15,000 सैंपल एक तक टेस्ट लिए जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग का ये आशंका है कि जून के महीने में प्रदेश में कोरोना केस बढ़ सकते हैं, इसलिए शासन ने अपने स्तर पर इस संकट से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में टूर्नामेंट मशीनें लगाई जा रही हैं। इससे पहले खेप आज रवाना हो कर दी गई है। यानी अब माना जा रहा है कि जून में, जो बड़े पैमाने पर इनका कहना है कि जून में तेजी हो सकती है कोरोना, इससे निपटने भी मध्य प्रदेश बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो मजदूरों को लेकर। उन्होंने कहा कि यह है मजदूरों का दर्द, जिसके बाद मायावती ने ट्वीट कर बोला हमला। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया, लेकिन अब इस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने कहा है तमाम जगहों की डॉक्यूमेंट्री बना करके छोटे छोटे क्लिप्स को एक करके एडिट करके उसमें मोदी सरकार को घेरने की बखूबी कोशिश की गई है, जिसकी रणनीतिक हिस्सा कल बताया जा रहा है कि कल जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें अब एक रणनीतिक मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर दी गई है। लेकिन इस बीच मायावती ने तो कल विपक्ष में बैठक में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन आज राहुल गांधी की इस तरीके की वीडियो जारी करने के बाद मायावती ने उन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसका एक असली कसूरवार कांग्रेस भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद इतने लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव शहरों में होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। तो मायावती ने जबरदस्त हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता द्वारा लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो हमदर्दी वाला कम नाटक भरा ज़्यादा लगता है। अगर यही बताती है कांग्रेस कि हमने उससे यही मिला इतने समय में, तो ये अपने आप में ये कांग्रेस अपनी ही पोल खोल रही है। तो ये अपने आप में मायावती ने जबरदस्त हमला राहुल गांधी पर बोला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। ममता ने एक बार फिर से रेलवे को पत्र लिखकर 26 मई तक अपने राज्य में रेलवे को न आने देने की बात कही। जी हाँ,
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शनिवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखा। इसमें उनका कहना है कि जिला प्रशासन इस समय चक्रवात, तूफान, अम्फन की वजह से राहत और पुनर्वास के कार्यों में व्यस्त है, इसलिए उनके अगले दिनों तक स्पेशल ट्रेनों को रिसीव करना संभव नहीं होगा। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि 26 मई तक राज्य में कोई भी ट्रेन ना भेजी जाए। तो ये पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फन की वजह से अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है। तो इसको लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को पत्र लिखा है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले हमारे पास 3 साल का है गेहूं चावल उपलब्ध, कोई नहीं है दिक्कत। जी हाँ, आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारे पास इतना गेहूं और चावल है कि 3 साल तक हम उपयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। रहने की जगह नहीं है, हमने ज़रूरतमंदों को सब जगह अनाज मुफ्त में दे दिया। सरकारी पैकेज में 3 लाख करोड़ एमएसएमई को मिले हैं। देश में 45 लाख एमएसएमई को पैसे मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हर एक चीज़ की इस कोरोना काल में सरकार द्वारा पूर्णतः खास करके जनता का समर्थन करने की बात कही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि देश में पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, स्वास्थ्यकर्मी समेत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने का पूर्णतः ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की पूर्णतः इलाज के लिए इसको खुली छूट दे दी गई है भारत में। आपको बता दें कि वायरस महामारी से लड़ने से पहली पंक्ति में खड़े कोरोना योद्धाओं को अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी जाएगी। कोरोना ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों, कंटेनमेंट जोन और विभिन्न जगहों पर पहली पंक्ति में खड़े होकर काम कर रहे कर्मचारियों को ये दवा दी जाएगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले कई दिनों से हम कोरोना की ये दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की खा रहे हैं, जिससे कोरोना में फ़ायदा करता है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लंबी रिसर्च हुई और भारत के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि फ़िलहाल इसे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को पूरी तरीके से इजाज़त मिल गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर प्रवासी मजदूरों की मदद को आगे आए हैं सोनू सूद। कहा पैदल क्यों जाओगे? जी हाँ, दरअसल सोनू सूद एक नहीं बल्कि हज़ारों लोगों प्रवासियों की लगातार एक के बाद एक मदद करके अपनी मिसाल पेश कर रहे हैं। सोनू सूद एक के बाद एक लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसके बाद अब वो ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं और अब सोनू सूद लोगों के चहेती भी बने जा रहे हैं। और यही कारण है कि लोग सोनू सूद से लगातार ट्विटर पर अपने मदद भी मांग रहे हैं। एक के बाद एक लोग ट्विटर करके सोनू सूद से इस तरीके की मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सोनू सूद उनके हर एक ट्वीट का रिप्लाई कर रहे हैं, उनकी मदद देने का भी ऐलान कर रहे हैं। तो एक अच्छी खबर सोनू सूद के लिए, तो एक लाइक बनता ही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तालिबान का टॉप लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी कराची के अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली और काबुल में आतंकवाद रोधी टीम के ऑपरेटिव्स ने बताया है कि तालिबान के उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी और 3 कमांडर्स में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। आपको बता दें कि सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की तलवार शाखा हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख भी है। जनवरी के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तालिबान के जिन दूसरे नेताओं के कोरोना वायरस से संबंधित होने की सूचना मिली थी, उनमें मुल्ला आमिर खान, मुत्ताकी और फजल मजलूमी भी शामिल थे। तो ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल बड़ी खबर में नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। लेकिन चलते हैं दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। दुनिया भर में अब तक 52 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, 52,05,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3,37,000 को पार कर गई है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में अब तक 16,34,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 96,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 3,32,000 कन्फर्म केसेज है, जबकि 21,000 लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और अभी भी आंकड़े पीक पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। रसिया में 3,26,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में 2,54,000 कन्फर्म केसेज हैं। स्पेन में 2,34,000 है, जबकि इटली में 2,28,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। जर्मनी में 1,80,000 केसेज हैं। तुर्की में 1,54,000 कन्फर्म केसेज हो चुके थे। पूरी दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।